और सीमा शर्मा, ज्योतिष जी, अभिषेक जी, निशा और सारे जूम पे जितने भी टीचर्स प्रेजेंट हैं और माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा कि कल हम लोग यूवी विस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पर बातचीत शुरू किए थे और जिसके हमारे रिसोर्स पर्सन थे मोहम्मद कासिफ शमीम। उन्होंने बड़े अच्छे से यूवी विस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में बताया। उसके पहले उन्होंने इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में भी बताया था और बताया था कि इंस्ट्रूमेंटेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। और साथ ही साथ बेसिक थ्योरी ऑफ लाइट एज वेव भी उन्होंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। यूवी विस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस इन अ सैंपल। इसको ये कासिफ समीम ने बड़े अच्छे से कल एक्सप्लेन किया और आज भी हमारे बच्चे कासिफ समीम से यूवी विस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। तो हम आप आज के रिसोर्स पर्सन को इनवाइट करते हैं। कासिफ। थैंक यू मैम। रिस्पेक्टेड सर, जितने भी मैम और सभी लोग, गुड आफ्टरनून। और आज का हम लोग जो है यूवी के आगे जो स्टार्ट करेंगे जहाँ तक कल छोड़ा था। और सबसे पहले स्क्रीन शेयर कर लेते हैं और फिर हो गया। बस ठीक है। तो कल हम लोगों ने बात करी थी बेसिक थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे जो मैकेनिज्म है जिसके तहत यूवी विस काम करता है उसके बारे में। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना थोड़ा सा आपको 1-2 मिनट लूं और थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, कैसे है, और फिर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली उसका इस्तेमाल यहाँ आगे जो है यूवी विस स्पेक्ट्रोस्कोपी में किस तरह से किया जा रहा है। तो हम ये जानते हैं कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट को अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर के हिसाब से उनको अरेंज किया गया है। और जहाँ तक स्ट्रक्चर की बात है तो जो बहुत ज़्यादा टेक्निक्स नहीं थी, फिजिक्स पूरा डेवलप हो रहा था और केमिस्ट्री भी डेवलप हो रहा था साथ साथ उस वक्त। तो स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारी थ्योरी टाइम टू टाइम प्रपोज की गई कि भाई एटम ऐसा है। जैसे जॉन डाल्टन ने कहा कि 3 चीज़ें हैं और फिर कैसे हैं, उनका अरेंजमेंट कैसे है, इन सब के बारे में बहुत सारी थ्योरीज आई। उनमें से ये कुछ प्रोमिनेंट पर्सन्स थे और इनकी जो हाइपोथेसिस थी उसने इसके ऊपर में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डाला। और मैं उनमें से बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो है बोर मॉडल ने किया और बोर को थोड़ा सा मॉडिफाई किया आपको श्रोडिंगर ने क्वांटम थ्योरी के हिसाब से। मैं आपको ये बता दूं कि बोर का कहना था कि अगर आपका एटम है और उसके सेंट्रल पार्ट में न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, और अगर है तो क्या इलेक्ट्रॉन हर जगह पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा। अगर ऐसा होता कि हम बाहर से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देते और इलेक्ट्रॉन क्यों ना घूमते घूमते जो है सेंटर पे गिर जाता। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उसने जो है अपनी पूरी हाइपोथेसिस में, जो कि बेसिक क्वांटम है, उसमें इन्होंने डिस्कस किया। इसमें से मैं मेन पॉइंट ये बताना चाहूँगा कि बोर के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन है वो हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकते। वो कोई पार्टिकुलर एनर्जी को ही एनर्जी लेवल पे ही रह सकते। हर एनर्जी उनके लिए अलाउड नहीं है। अब जैसे देखिए, अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये आपका वैलेंस बैंड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो कि
आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है। जब आप उसे एनर्जी देते हैं तो वो एक गैप, एनर्जी गैप पार करता है, और पार करने के बाद फिर वो कंडक्शन बैंड में जाता है। इनके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि ये सेमीकंडक्टर है, कि ये इंसुलेटर है, कि ये आपका कंडक्टर है। ये जो गैप है, इसकी वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ कभी नहीं अगर पहुँच पाते हैं, तो वो इंसुलेटर है। अगर आप थोड़ी सी एनर्जी दे करके इनको यहाँ तक पहुँचा पा रहे हैं तो ये आपका सेमीकंडक्टर है। और अगर ये बिल्कुल इस तरह से है कि इस गैप का कोई एक ऐसा लग रहा है जैसे ओवरलैप है, तो हम कह सकते हैं कि वो मेटल है। इसी तरह की एनर्जी ट्रांजिशन, यानी कि ये आपका लोअर एनर्जी स्टेट और ये आपका हायर एनर्जी स्टेट, ठीक है। अब लोअर हायर एनर्जी स्टेट को हम यहाँ कैसे ही कर सकते हैं? जैसे आपको मान लीजिए कि आपका जो है कोई एलिमेंट है जिसमें कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं SPDF फॉर्मेट, ठीक है, SPDF। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, P में 6 रख सकते हैं, इसी तरह से आप बढ़ते चले जाते हैं। अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन को हमने एक्साइट किया, तो जो पूरे कंप्लीट होते हैं वो जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जल्दी नहीं जाते हैं या बिल्कुल नहीं जाते, लेकिन जो लोन पेयर है या जो खाली है वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी हायर एनर्जी लेवल तक जाते हैं। तो जो इंटरनल एनर्जी किसी सब्सटेंस की अगर होती है, अगर हम बात करें तो उसमें होती है इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी जो कि वो चक्कर लगा रहा है, और उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी जो उस अपने अगल बगल के एलिमेंट के साथ जब जुड़ा हुआ है, तो वो ऐसा सॉलिड स्टेट में माना जाता है, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स में है कि वो माना जाता है कि दोनों एक दूसरे से किसी धागे या स्ट्रिंग के तहत जुड़े हुए हैं, तो वो हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं। और फिर तीसरा होता है एनर्जी एसोसिएटेड विद रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर मॉलिक्यूल्स रोटेट करते हैं तो उससे जुड़ी हुई यहाँ आपको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, उसके बाद वाइब्रेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी। वाइब्रेशनल एनर्जी अगर हमें जाननी होती है तो हम उसके लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं, जो कि रमन सर सीवी रमन के थ्योरी के ऊपर बेस्ड। तो हम लोग चूंकि यूवी विस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ क्या है कि फोटोन का, या कहेंगे कि हम फोटोन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हाई एनर्जी फोटोन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और ये जो है फोटोन यूवी विस रीजन में स्ट्रक्चर को एक्साइट करेगा। यानी अगर कोई चीज है, मेरे को इलेक्ट्रॉन है, मेरे को मान लीजिए मेरे उसको एटम है, और उसके तो हम बाहर से फोटोन उसके ऊपर हिट करते हैं तो वो उस करस्पॉन्डिंग एनर्जी को गेन करता है, और गेन करने के बाद वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल जाता है। अगर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है तो वहां जो है फोटोन को एक्साइट करने के लिए यूवी विजिबल लाइट की जरूरत पड़ती है। यानी कि आपको जो लाइट का जो वेवलेंथ होगा, या फोटोन का जो आप जो फोटोन जिस वेवलेंथ से भेजेंगे जनरेट करके, वो वेवलेंथ यूवी विज के रीजन में होगा। जैसे मान लीजिए 438 नैनोमीटर, 248 का नैनोमीटर का आपने जो है एनर्जी पे फोटोन को आपने, या वेवलेंथ पे आपने फोटोन को भेजा। अगर हम बात करें वाइब्रेशनल एनर्जी अगर हमको जानना है, तो उसके लिए हमें यूवी अल्ट्रावायलेट रीजन या विजिबल रीजन की लाइट से या उसकी वेवलेंथ से हमें ये जानकारी नहीं मिलेगी। उसके लिए हमें इंफ्रारेड रीजन की जानना पड़ेगा, यानी कि हमें अपने वेवलेंथ को 700 नैनोमीटर से ऊपर की तरफ जाना। और अगर हम रोटेशनल की बात, रोटेशनल एनर्जी अगर हमको कंसीडर करना है मॉलिक्यूल का, तो हमें फिर इंफ्रारेड से माइक्रोवेव एनर्जी तक जानी है। अगर हम चाहेंगे कि किसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी यूवी विज से हम निकाल लें, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ये जानकारी हमें नहीं मिलेगी। तो मुझे लगा कि मैं थोड़ी सी बात कर लूँ आपसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बेसिकली केमिस्ट्री में और पढ़ा गया होगा, आपने पढ़ा होगा। तो उसमें क्या है कि जब
कोई कंपाउंड जो है वो बनता है जब दो एटम रिएक्ट करते हैं और कोई कंपाउंड बनाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ वो कोवैलेंट बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड में ज़्यादातर शेयरिंग होती है, कंप्लीट ट्रांसफर की बात मैं नहीं कर रहा। ठीक है, तो जब दो ज्वाइन होते हैं तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, और बॉन्ड फॉर्मेशन करने के बाद एक न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होगा वो पूरे मॉलिक्यूल से जुड़ा होगा, तो इसे हम कभी कभी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी कहते हैं, और ये जो है रिप्रेजेंट करता है आपको सबसे लोएस्ट एनर्जी। तो अगर आप देखें तो यहाँ मैंने बनाया है बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो ये जो आपका पाई और सिग्मा बॉन्डिंग जो है ये बेसिकली आपका वो कॉन्फ़िगरेशन लेवल में वो है जैसे एस है, तो एस में दो होते हैं, एस में कभी भी एक नहीं होता, उनकी आपस की बॉन्डिंग जबरदस्त होती है, बहुत अच्छी होती है। या एस का पी के साथ, तो पी में क्या है कि पी जो है अगर उसको आप देखेंगे तो पी तीन हिस्से में बटा होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में और जेड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो पहले तीनों को फिल किया जाता है, उसके बाद बचता है तो क्या बोलते हैं -12 स्पिन के साथ उनको भरा जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो है पाई और सिग्मा की जो है बॉन्डिंग होती है। अब पाई बॉन्ड क्या है कि अगर आप इस चीज को देखें, पहले ये बता दूं नॉन बॉन्डिंग के बारे में, ये लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर कहने का मतलब ये है कि इनमें से कोई एक हिस्सा जो है इनका खाली होगा, ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं होंगे। और एंटी बॉन्डिंग जो है उसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी जो होगी वो कम होगी, उसमें जगह खाली होगी, उसमें हम ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये एक सिग्मा बॉन्डिंग है। सिग्मा बॉन्डिंग में क्या है कि इनकी जो डेंसिटी होती है अगर आप इसको 180 से रोटेट कर दें तो ये सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, sigma bond has electron density directly between bonded atoms and is symmetrical with respect to 180 degree rotation about the bond। यानी कि अगर आप इसको 180 डिग्री से रोटेट कीजिएगा तो वो जो है सिमेट्रिक पाई है। पाई इस रिस्पेक्ट में एंटी सिमेट्रिक होते हैं, पाई इस रिस्पेक्ट में एंटी सिमेट्रिक होते हैं। अगर आप उनको देखिएगा तो वो जो है एंटी बॉन्डिंग, वो जो है एंटी बॉन्डिंग जो है सॉरी एंटी सिमेट्रिक इन नेचर होते हैं, और उनका 180 डिग्री रोटेशन जो है वो आपको सॉरी बोलो। हाँ, तो वो जो है 180 डिग्री के रिस्पेक्ट में एंटी सिमेट्रिक होते हैं। अब जब लाइट पास करता है तो ये जो ट्रांसफर है इलेक्ट्रॉन का वो सिग्मा बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग तक, या आपको उसके ऊपर सिग्मा स्टार सिग्मा एंटी बॉन्डिंग या पाई स्टार पाई एंटी बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट तक जा सकता है, या पाई से भी पाई स्टार या पाई से सिग्मा स्टार तक ये जा सकता है। यानी कि जो कंप्लीटली फील्ड है वहां से वो टूट करके एनर्जी जो है वो आपको खाली जगह पे जा सकता है, वन लोअर एक्साइटेड स्टेट टू अनदर हायर एनर्जी स्टेट। इसी से मिलती जुलती जो प्रॉपर्टी है मैं आपको बता दूं कि वो लेजर में पाई जाती है। लेजर में भी इसी तरह की प्रॉपर्टी है, फर्क ये है कि वहां आपको जो लोअर से जो हायर जाता है तो वहां हायर से भी लोअर आता है, आने के बाद जो है दोनों हिसाब किताब में एनर्जी को रिलीज करता है। तो जो विजिबल अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा है 210 से 900 नैनोमीटर के बीच में, ये जो है ट्रांजिशन है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल का हाईएस्ट ऑक्यूपाइड से लोएस्ट ऑक्यूपाइड, और ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का आपको पिक्चर नहीं दिखाएगा। यानी कि पूरे मॉलिक्यूल के बारे में आप जानना चाहिएगा, क्लस्टर के बारे में जानना चाहिए कि हम पूरा का पूरा ग्रुप क्लस्टर के बारे में समझ लें, तो ऐसा नहीं है।
इसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है वो 30 किलो कैलोरी से 700 किलो कैलोरी पर मोल तक होती है एनर्जी में। ठीक है, तो जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे लाइट ऑब्जर्व होगी वो आपको मॉलिक्यूल के सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के बारे में भी बताएगा कि जो लाइट ऑब्जर्व कर रहा है वो कैसा नेचर का है, क्या है। ऑब्जर्व एनर्जी जो होगी वो आप पता कैसे करेंगे? वो आप पता करेंगे जब आप पता करेंगे तो आपको थोड़ी सी हीट महसूस हो, क्योंकि जब भी हम किसी चीज पर एनर्जी डालते हैं तो वो एनर्जी पहले ऑब्जॉर्व करेगा, अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा और बढ़ाने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही वो एक्साइट करेगा, बॉल टूटेगा और फिर वो एक्साइट करेगा। तो उस दौरान में आप जब उस चीज को देखेंगे या उसको महसूस करेंगे या उसको आप एनालाइज करेंगे तो आपको वहां पे हीट महसूस होगा। यूवी में अगर जो absorption of ultraviolet light by a chemical compound will produce a distinct spectrum which aids in the identification of compound। जो भी लाइट अल्ट्रावायलेट लाइट जो है absorb करेगा केमिकल कंपाउंड तो वो एक खास स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करेगा। तो उस स्पेक्ट्रम की खासियत हम पता कर सकते हैं, उस स्पेक्ट्रम की खासियत हम पीक से पता कर सकते हैं। मान लीजिए कि उसका पीक 260 नैनोमीटर पे आया, तो ये 260 नैनोमीटर जो है वो उसका डिस्टिंक्ट फीचर, या उसका जो है आपको बहुत शार्प इंटेंसिटी के साथ पीक बहुत ऊंचा चला गया। तो इन सब चीजों से हम उसकी जानकारी निकाल सकते हैं। Molecules containing pi electrons or non-bonding electrons can absorb energy in the form of ultraviolet light to excite these electrons to higher anti-bonding molecular orbitals. The more easily excited electron, the longer the wavelength of light it can absorb. जिसको आप जितनी आसानी से कर सकते हैं वो उतना ही लॉन्गर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है। और ये जो ट्रांजिशन है ये 4 तरह के हो सकते हैं, पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार और एन टू सिग्मा स्टार। और इनका जो ऑर्डर होगा वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार। ये ऑर्डर कहने का मतलब है कि इस लोअर स्टेट से उस लोअर स्टेट तक जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस हैं, जो सबसे ज्यादा जो है जाने के जो चांसेस हैं वो इनमें है कि सिग्मा से निकलेगा तो सिग्मा के एंटीबॉडी बताएगा, अगर आपको पाई से निकलेगा तो पाई के पाई वाले में एंटीबॉडी कॉरस्पॉन्डिंग में जाएगा। ये जो है इंस्ट्रूमेंट है हम लोगों के पास, CIC में है कॉलेज के, और ये पर्किन एम्बलर से प्रोक्यूर किया गया है लैम्डा मॉडल का। यहाँ जो है आपको इसमें जो है आप पीछे के साइड में जो है आपका पावर है, ये आपका इंडिकेटर है। सबसे पहले जैसे ही आप ऑन करेंगे तो एक पावर है, उसके बाद एक कैलिब्रेशन का है और फिर एक मेजरमेंट का है। ये जो हरा आप कैप देख रहे हैं, इस हरे कैप के अंदर में हम अपने सैंपल को क्यूवेट में प्लेस करते हैं। लाइट सोर्स जो है उसको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे है और करस्पॉन्डिंगली ये जो थोड़ा बहुत हीट जनरेट हो रहा है उसको बाहर डिसिपेट करने के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि वेंटिलेशन जो है वो। तो लाइट सोर्सेज जो है उनको इस तरह से लाया जाता है कि वो यहाँ जो सैंपल रखे हुए हैं यहाँ सैंपल से होकर के पास करें। और ये डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, सिंगल बीम नहीं है, डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और यहाँ से यहाँ के बाद ये जब निकलते हैं तो ये इस तरफ प्रोड्यूस जाते हैं और यहाँ हमारा डिटेक्टर प्लेस होता है। और फिर डिटेक्टर से स्क्रीन अटैच है जहाँ पे आपको डेटा या करस्पॉन्डिंगली आप जो ये देना चाहते हैं, कमांड देना चाहते हैं, वो कमांड आप इसको देते हैं कि भाई हमें क्या चाहिए, हम क्या देखना चाहते हैं या हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अगर मिल रही है तो हम उसको सेव करते हैं और करस्पॉन्डिंगली ये आपको जब दिखाता है तो इन द फॉर्म ऑफ प्लॉट दिखाता है डायरेक्टली, और आप इसका आस्की डेटा भी सेव करते हैं। तो ये तो है मतलब ओवरऑल डब्बा था, इसके अंदर की चीजें जो है वो आप देखेंगे कि बेसिक डिजाइन जो है यूवीविस का वो कुछ इस तरह से।
ये आपका सोर्स हो गया, और ये जो है एक इंफ्रेंस स्लिट है। अब सोर्स है, लाइट निकला है, तो लाइट को हम एक जगह से फोकस करते हैं। फोकस करने के बाद इसे हम डिस्पर्सिव डिवाइस से पास करते हैं। डिस्पर्सिव डिवाइस प्रिज्म भी हो सकता है और फिलर्स भी हो सकता है, ताकि वहां से हम फिर इसमें से अपना रिक्वायर्ड जो है ये व्हाइट लाइट के स्पेक्ट्रम को हम तोड़े अलग अलग वेवलेंथ में, और तोड़ने के बाद हम एक और स्लिट का इस्तेमाल करते हैं, जिस स्लिट के हिसाब से हमें जो रिक्वायर्ड वेवलेंथ चाहिए वो रिक्वायर्ड वेवलेंथ हम सैंपल से पास कराते हैं, जो कि डिटेक्टर पे आता है। एक और मैं बात यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि इस मेजरमेंट में आपको सबसे प्रोमिनेंट चीज़ ये है कि आप जिसका भी मेजरमेंट करना चाहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि एक्साइटेशंस कहाँ कहाँ आ सकता है, या किस नैनोमीटर में या किस जगह आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, वरना फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसमें कुल मिलाकर के 4 बेसिक चीजें हैं। पहला सोर्स है। अब ये सोर्स जो है आप टंगस्टन ले सकते हैं, ड्यूटेरियम ले सकते हैं, या आप जेनर फ्लैश लैंप ले सकते हैं। उसके बाद ये मोनोक्रोमेटर है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ये सैंपल है, ठीक है, सैंपल होल्डर है, इसमें आप सैंपल रखते हैं। तो जो हम लोगों के पास सिस्टम है उसमें क्या है कि हम लोग 2 सैंपल को या किसी एक सैंपल को भी रख सकते हैं, यानी कि हम उसमें साइमल्टेनियसली जो एक्सपेरिमेंट है कि हमारा रेफरेंस सैंपल और जो हमारा मटेरियल सैंपल है, दोनों को हम एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम सिर्फ रेफरेंस सैंपल का भी लेकर के अपना काम चला सकते हैं। होता क्या है कि इसका बेसिक जो प्रोसेस ये है कि आप क्यूबिट में लीजिए, और आप पहले ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपका जो मटेरियल है वो डिसॉल्व किसमें होता है। ठीक है, अगर वो डिस्टिल वाटर में हो रहा है, अल्कोहल में हो रहा है, किसी और केमिकल या ऑर्गेनिक कंपाउंड में हो रहा है, तो आप उसको पहले घुलाएंगे इस तरह से कि एक होमोजीनस मिक्सचर बनना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने जो है अपना केमिकल उसमें डाला और केमिकल नीचे जो है सेटल डाउन हो गया, और सेटल डाउन होने के बाद जो है आपका वो जिसमें आप सॉल्यूट है उसका ऊपर रह गया, और जिसको आप सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं वो नीचे बैठ गया, तो उससे आपको कुछ फायदा होने वाला है नहीं। तो आप ऐसा जो है लीजिए कि एक क्यूबिट में, जिसमें कि आप सैंपल को अच्छी तरह से एक होमोजेनियस मिक्सचर बना सकते, घोल सकते। आप पहले उसको अलग से जो है बीकर में घोल लें, और घोलने के बाद जो है उसको फिर क्यूबिट में डालें। क्यूबिट में 2/3 या 80% के आसपास जो है भरा जाता है, और जिसमें आपने घुलाया है उसको अलग एक क्यूबिट में रखा जाता है, और दोनों को साइमल्टेनियसली जो है प्लेस किया जाता है, और फिर आप कमांड देते हैं कि क्या करना है। तो ये हमारा बेसिक डिजाइन है इंस्ट्रूमेंट का। प्रिंसिपल में क्या है कि आपका जो आपने जिसमें केमिकल है, केमिकल को आपने घुलाया, वो पास करेगा डिटेक्टर से होता हुआ, सैंपल से होता हुआ, आपको डिस्प्ले पे बताएगा कि ये क्या चीज है। जो वेवलेंथ है, ये केमिकल स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूल की क्वांटिटी, कंसंट्रेशन, इनके बारे में सारी जानकारी आप निकाल सकते हैं। अच्छा, इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं एब्जॉर्बेंस में, ट्रांसमिटेंस मोड में, और रिफ्लेक्शन मोड। एब्जॉर्बेंस कहने का मतलब है कि हमने जब उसको सर्टेन वेवलेंथ की लाइट दी, तो जो मेरा केमिकल था, जो मेरा सॉल्यूशन था, उसने उसको कितना एब्जॉर्ब किया, ठीक है, और बाकी को जो है आप उसने छोड़ दिया। तो हम एब्जॉर्बेंस मोड में हम देखेंगे कि उसने कितना एब्जॉर्ब किया, और उसके करस्पॉन्डिंग पीक और बाकी चीजें हम देख सकते हैं। या हम देख सकते हैं कि उसने इस पर्टिकुलर वेवलेंथ को ट्रांसमिट कर दिया। ठीक है, ट्रांसमिट किया तो कितना किया, उसके भी हम पीक निकाल सकते हैं। और अगर बाकी वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट किया तो उसकी इंटेंसिटी से हम जानकारी निकाल सकते हैं। और इसके लिए जो वेवलेंथ रेंज है वो 160 से 3500 मिली माइक्रोन, यानी कि 160 से
आप 350 नैनोमीटर तक के रेंज में आप देख सकते हैं। प्रिंसिपल में इसमें आपका लाइट सोर्स, आपने स्पेक्ट्रम दिया, मोनोक्रोमेटर लगाया, स्पेक्ट्रम दिया, क्यूवेट से पास किया और फिर आपका डिटेक्टर ने रीडिंग दिया। इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है। वर्किंग प्रिंसिपल में कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए जब आप मेजरमेंट कर रहे हैं, तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले है ब्लैंक मेजरमेंट में क्या है कि सॉल्वेंट के थ्रू जो है उसको देखा जाता है। द सॉल्वेंट वाटर और जनरली अल्कोहल इज एडेड इनटू ए सुटेबल ट्रांसपेरेंट एंड नॉन अब्जॉर्बिंग कंटेनर एक्यूरेट। यानी कि ब्लैंक मेजरमेंट कहने का मतलब है कि आप यूवी विस स्पेक्ट्रा देख रहे हैं, लेकिन आपने जिस चीज़ में घुलाया है, जिस केमिकल को या मटेरियल को जिस चीज़ में आपने डिसॉल्व किया है, आप सिंपली उस मटेरियल का या उस लिक्विड का आप जो है यूवी विस स्पेक्ट्रा देख रहे हैं। तो ये वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। इसको हम क्या करते हैं, क्यूबिक में प्लेस करते हैं। प्लेस करने के बाद आप लाइट सोर्स को इससे क्यूबिक से पास कराइएगा और अलग अलग वेवलेंथ पे इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक मेजरमेंट का लेंथ दे दीजिए कि भाई हमें 190 से लेकर के हमको 900 नैनोमीटर तक देखना है। तो वो क्या करेंगे कि करस्पॉन्डिंग उस रीजन में जितने भी आपको पीक्स होंगे या उनकी जो इंटेंसिटी होगी या कुछ छोटा सा कर्व होगा या छोटी सी पीक होगी, जो भी उसे वहां उस रीजन में डिटेक्ट होगा वो उसके लिए सारा का सारा कर्व करेगा। ये बेसिकली सर्व करेगा कि आपका जो सिस्टम, आप जिसका मेजरमेंट करना चाह रहे हैं, उसका जो है स्टैंडर्ड क्या है। यानी कि ये हमारा स्टैंडर्ड है। अब हम जब हम इसमें कुछ मिलाएंगे और मेजर करेंगे तो हम इसको एग्जैक्टली इससे मैच करा सकते हैं और मैच करा के देखेंगे कि भाई पहले वाली पीक तो मौजूद है ही, जो एडिशनल पीक आई है या जो एडिशनल फीचर हमको दिख रहा है वो फीचर उसका है जो हमने केमिकल इसमें डिसॉल्व किया है। तो ब्लैंक मेजरमेंट है, बिना आपके केमिकल के, बिना इसके डायरेक्टली आप जो है इसका सॉल्वेंट का, वाटर, अल्कोहल या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लेना चाहते हैं उसका मेजरमेंट। सिंपल सैंपल डिटरमिनेशन। अब आप सैंपल का कैसे करें, तो सैंपल इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट एंड एडेड इनटू द क्यूवेट। अब ये डिसॉल्व जो होगा वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। लाइट बीम emitted by source passes through the cuvette with sample, then passing to the cuvette, light is partially absorbed by the sample molecule in the solution। अब ये थोड़ा सा partially absorb करेगा। इसके अलावा द ट्रांसमिटेड लाइट इज देन मेजर्ड बाय द डिटेक्टर। अब आप इसका जो है ट्रांसमिटेड लाइट जो है वो डिटेक्टर मेजर करेगा। द लाइट इंटेंसिटी चेंजेस एट डिफरेंट वेवलेंथ। हर वेवलेंथ पे इंटेंसिटी जो होगी वो अलग होगी, ठीक है। is calculated by dividing the transmitted intensity of sample solution by corresponding values of the blank। अब इसको जो है corresponding blank से का जो रेशियो है या उससे मेजर किया जाता है, डिवाइड किया जाता है और फाइनली रिकॉर्ड करता है। इसके लिए एक लॉ है जो मैं आपको, हाँ, मोड्स ऑफ मेजरमेंट में ट्रांसमिटेंस मोड जो है, ये जो फ्रैक्शन ऑफ लाइट कलेक्टेड बाय डिटेक्टर इज कॉल्ड ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी और इसको हम आई से डिनोट करते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है ट्रांसमिटेड लाइट की, वो बेसिकली जो आपका लाइट इंटेंसिटी जो आ रही है उससे कम होती है। इसको निकाला कैसे जाता है, इसको निकाला जाता है परसेंटेज में। परसेंटेज में निकाला जाता है ट्रांसमिटेंस इक्वल टू आई बाई आई नॉट। आई नॉट वो है जो कि आपको डिटेक्टर पे रिसीव हुआ,
आई वो है जो आपने सप्लाई किया। तो सप्लाई रिसीव यानी कि आउटपुट बाय इनपुट करके जो है आप ट्रांसमिटेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं कि ट्रांसमिटेंस कितना परसेंट इसमें हो रहा है। इसी का ठीक उल्टा अगर आप लॉग ले लें तो ये जो है आपको बताता है एब्जॉर्बेंस कि कितना एब्जॉर्ब हुआ और पास किया। तो इसको अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाता है A इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ P। एक्चुअली जो ज्यादातर जो निकाला जाता है, ज्यादातर जो मेजरमेंट लिया जाता है वो लिया जाता है आपको एब्जॉर्बेंस मोड में, क्योंकि जब एब्जॉर्बेंस मोड में हम मेजर करते हैं तो ये जो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट के पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ट्रांसमिटेंस मोड क्या है कि ये इसी एक्स के निगेटिव ऑफ एक्स में चला जाता है, यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है और सारी की सारी पीक जो है आपको जो है निगेटिव डायरेक्शन में दिखती है ट्रांसमिटेंस में। और जो एब्जॉर्बेंस का जो पीक होता है वो आपको जो है क्वाड्रेंट के ऊपर दिखता है पॉजिटिव एक्स में। अगर मैं आपको इसको इस तरह से दिखाऊं, अगर कि आप ये मान लीजिए कि मेरा क्वाड्रेंट है, तो अगर हम एब्जॉर्बेंस मोड में लेंगे तो ये हमको कुछ ऐसा दिखेगा पॉजिटिव एक्स में, ये एब्जॉर्बेंस में। लेकिन इसी चीज को अगर हम ट्रांसमिटेंस में लेंगे तो ट्रांसमिटेंस में हमको ऐसा दिखेगा। तो लोग ज्यादातर जो है ये एब्जॉर्बेंस मोड में है और ये ट्रांसमिटेंस मोड में। तो लोग ज्यादातर जो है वो एब्जॉर्बेंस मोड प्रेफर करते हैं, ना कि ट्रांसमिटेंस मोड। ठीक है। और चूंकि ये लॉग में चला गया है इसलिए जो यहाँ पे जो पीक्स की जो वैल्यू होती है, छोटा सा भी हम्प होगा, वो बहुत ही खुल करके और बहुत ही अच्छे से आपको इसमें पता चलता है। और इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ किया जाता है, यानी कि आपके एक्स एक्सिस पे जो आप मेंशन करते हैं वो वेवलेंथ होता है और जो वाई एक्सिस होती है वो इंटेंसिटी। ठीक है। इस तरह से करने का क्या फायदा है? इस तरह से करने का ये फायदा है कि हाइट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन पीक जो होता है, जो इंटेंसिटी की जो वैल्यू होती है, जो वाई एक्सिस की जो वैल्यू होती है, वो हमें सीधा सीधा कंसंट्रेशन से रिलेट करता है कि कंसंट्रेशन आपका किस तरह से है। इसको निकालने के लिए एक लॉ है, हालांकि ये बहुत मतलब बड़ा था, इसका डेरिवेशन था, फिर इसको मैंने आपको उतना जानने की ज़रूरत नहीं है तो मैंने इसको शॉर्ट में किया है। तो इंटेंसिटी जो है वो इंटेंसिटी इज एटेन्यूएटेड प्रोपोर्शनल टू द सैंपल कंसंट्रेशन। जो इंटेंसिटी एब्जॉर्ब हो रही है या एटेन्यूएट हो रही है वो सीधा सीधी सैंपल कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। या हम इसको ऐसा कहें कि जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा उतना ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा। जैसे कि अगर कलर की बात करें तो कहा जाता है कि ब्लैक कलर ये जो है लाइट को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है और व्हाइट कलर कंट्रास्ट में आपको जो है कि वो लाइट को बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पे इसी चीज को है कि अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। तो इंटेंसिटी जो है वो आपकी ज्यादा जाएगी, इंटेंसिटी पीक इंटेंसिटी जो वाई एक्सिस की वैल्यू है वो ज्यादा जाएगी। अच्छा, ये इस बात पे भी डिपेंडेंट है कि आपका जो क्यूवेट है उसकी लंबाई कितनी है। ठीक है। अगर बहुत बड़ा क्यूवेट ले लिया है तो लाइट को उस क्यूवेट से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पास करना पड़ेगा। ठीक है। तो वो जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस पास करना पड़ेगा तो बहुत ज्यादा लाइट जो है करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो ये दो चीजें हैं। देखिए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई सैंपल ने एब्जॉर्ब किया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट गई। ये जो कंसंट्रेशन है इसको हम सी से डिनोट करेंगे और जो क्यूवेट का लेंथ होगा उसे हम बी से करेंगे और इसे हम पाथ लेंथ भी करते हैं। इसमें कुछ स्कैटरिंग लॉसेस भी होते हैं। जब आपका बीम निकलता है तो उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी जो आई है इनकमिंग इंटेंसिटी है और जो आपका जो आउटगोइंग इंटेंसिटी है दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। वो थोड़ी सी जो आउटपुट होती है वो थोड़ी सी कम होती है, इसमें थोड़ा सा
पार्टिकल आपस में स्कैटर कर लिया उसकी वजह से, और फिर सब जो आपने ग्लास या क्यूबेट बनाया है तो उसका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो उसमें फिर इनका आपस में चूंकि पार्टिकुलर लेंथ ट्रैवल करना है तो कुछ इंटरफेरेंस लॉस, तो ये सारे लॉसेस भी उसमें मौजूद होते हैं। तो हम समराइज क्या कर सकते हैं कि अब्जॉर्बेंस जो है वो कंसंट्रेशन पर और क्यूबेट के लेंथ दोनों पे डिपेंडेंट होता है। अब मान लीजिए कि किसी ने 1 लीटर में जो है वो 100 ग्राम चीनी घोला है, तो उसका कंसंट्रेशन, और 1 लीटर में किसी ने 500 ग्राम चीनी घोला है, उसका कंसंट्रेशन, दोनों के कंसंट्रेशन में फर्क हो जाएगा। जब आप इसका जो है मान लीजिए कि निकालेंगे, यूवी विस लेंगे, तो दोनों के पीक इंटेंसिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा चेंज है। अच्छा, अगर आपने लिया है कि भाई 1 सेंटीमीटर का मेरा क्यूबेट है और उसमें आप ले रहे हैं, तो उसमें जितना लाइट ट्रैवल करेगा, और 1 मीटर का लेते हैं उसमें जितना लाइट ट्रैवल करेगा, तो दोनों में करस्पॉन्डिंगली फर्क है। ठीक है, तो आपका जो एब्जॉर्बेंस है वो इन दोनों चीजों पर, पाथ लेंथ या क्यूबेट लेंथ पे और कंसंट्रेशन दोनों पे डिपेंड करेगा। तो ये जो है बेसिकली एक एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट इसका प्रोडक्ट होगा, और अगर हम इसे जब रिलेशन वाइज लिखेंगे तो ये जो है एक मिनट, टू ए बाई डी इंटू ई, जहाँ कंसंट्रेशन इक्वल टू ए आपका एब्जॉर्बेंस डिवाइडेड बाय डी पाथ लेंथ इनटू ई। ई जो है आपका यहाँ पे एक्सटेंशन कोएफिशिएंट। इस रिलेशन को, जहाँ कंसंट्रेशन को पाथ लेंथ को जो जोड़ा गया है, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल था, प्रोपोर्शनल से हमने एक आपको हटा करके एक इक्वेशन बनाया और कोएफिशिएंट डाला, तो इसको कहते हैं हम लैम्बर्ट बियर लॉ। ठीक है, अब आप इसमें कंसंट्रेशन जो लेंगे वो मोल पर लीटर या ग्राम पर मिलीलीटर, लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में, एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट या एप्सिलॉन जो है ये डिस्क्राइब करता है कि आपका जो सैंपल है वो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, एक पर्टिकुलर गिवन लेंथ पे कितना ये जो है एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे अगर इसके हम एक एनालॉजी लें और इसको समझने की कोशिश करें, तो हाँ, तो न्यूटन का नियम है कि भाई फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल होता है मास के, फोर्स है प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन। इसका मतलब है कि फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल होता है आपको मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये तो एक ये हो गया, रिलेशन हो गया कि भाई एक को बढ़ाइएगा तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरे को घटाइएगा दूसरा घटेगा। इक्वेशन नहीं बन कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, इस एग्जैक्ट पता करने के लिए हमें उसे एक प्रोपोर्शनलिटी को हटा के एक कोएफिशिएंट के को डालना होता है, और फिर हम के की वैल्यू को निकालते हैं। जब वहां करते हैं न्यूटन लॉ में करते हैं तो हम सबको यूनिट मान लेते हैं कि यूनिट फोर्स है, यूनिट मास है, यूनिट एक्सेलरेशन, तो के की वैल्यू 1 हो जाती है, तो हम वहां से उसको हटा देते हैं कि भाई एफ इक्वल टू सीधा एम ए। लेकिन उसी चीज को जब हम और दूसरे लॉ में अगर देखते हैं, या जैसे आप कूलम लॉ में देखिएगा, तो एफ इक्वल टू के और उसके बाद Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, के की वैल्यू हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन जो है ये आपका कांस्टेंट है। तो उसी तरह से यहाँ जो रिलेशन दिया गया है इसमें क्या है कि आपका ये जो एप्सिलॉन है वो भी एक आपका कोएफिशिएंट है, लेकिन इसको यहाँ पर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट है, और ये डिस्क्राइब करता है कि सैंपल जो है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे कितना एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर पाथ लेंथ को हम 1 सेंटीमीटर रखें और कंसंट्रेशन को हम 1% वेट बाय वॉल्यूम रखते हैं, यानी कि ग्राम पर मिलीलीटर में रखते हैं, तो इस सूरत में जो एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट E होगा उसे हम स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस कहेंगे। ठीक है, और लैम्बर्ट बियर लॉ हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम सैंपल कंसंट्रेशन में ये पता कर सके कि उसका एब्जॉर्बेंस वैल्यू कितना है, यानी कि बेसिकली हम एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो इसका रिलेशन है C इक्वल टू ए डी इंटू एप्सिलॉन। इसकी जो वैल्यू जो मतलब होनी चाहिए, जो स्टैंडर्ड जो है
वैल्यू जो होनी चाहिए इसकी वैल्यू, ये जो है कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ और बाकी चीज़ों को जब हम ऑप्टिमाइज करें और इनको एक स्टैंडर्ड कंडीशन में लें कि भाई कहाँ से कहाँ तक माने, क्योंकि एक तरफ माइनस इन्फिनिटी है, एक तरफ प्लस इन्फिनिटी है, तो कहाँ से कहाँ तक, तो इनकी वैल्यू हम 0.3 से 2.5 के बीच में लेंगे। अगर हमारी अब्जॉर्बेंस की वैल्यू इतनी आ रही है तो हम ये कहेंगे कि ये मेरा जो है ऑप्टिमल रेंज है, ठीक है। अगर ए की वैल्यू 2.5 से ज्यादा हो गई तो हम कह रहे हैं कि सब्सटेंस जो है मेरा वो बहुत ज्यादा जो है एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है वेवलेंथ लाइट। और अगर ये जो है आपका 0.03 से 0.3 से कम है तो सब्सटेंस जो है उतना ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। तो दोनों केसेस में क्या होता है कि आपका आइडियल बिहेवियर से शिफ्टिंग हो जाता है। जैसे कंसंट्रेशन है अगर हम ले रहे हैं तो आइडियल केस में क्या है कि 0.3 से 2.5 के बीच में होना चाहिए, तो ये एक स्ट्रेट लाइन देगा। लेकिन अगर आपकी वैल्यू 0.35 से ज्यादा हो गई तो ये क्या करेगा, अब्जॉर्बेंस की वैल्यू बढ़ रही तो ये क्या हो गया, ये डिविएट कर जाएगा आइडियल बिहेवियर से। उसी तरह से अगर आपकी वैल्यू 0.3 से 0.3 से अगर कम हो गई तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव डिविएशन हो जाएगा, यानी कि आपका लेस एब्जॉर्बेंस हो रहा है, मोर एब्जॉर्बेंस हो रहा है। ये दोनों जो है वो एक तरह का एरर हो जाता है। इसलिए कंसंट्रेशन जो बनाया जाता है उसका खास ख्याल रखा जाता है कि ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड सैंपल हम बनाए और उसका मेजरमेंट करें, ठीक है। इसी का एक रेप्लिकेशन यहाँ पर है। तो एब्जॉर्प्शन ए इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ आई बाई आई नॉट, जिसको हम ई एप्सिलॉन इनटू डीसी के इक्वेशन से निकाल सकते हैं। लेकिन इस लॉ की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है कि केमिकल डेविएशन हो सकता है। मान लीजिए हम घुला रहे हैं और हमने डाला और कुछ ही घुल पाया, टोटल नहीं घुल पाया, तो भी ये आइडियल बिहेवियर से चेंज करेगा। कंसंट्रेशन बहुत हाई है, पार्टिकल टू क्लोज कहने का मतलब है कि अगर आप मान लीजिए क्यूवेट है और उसमें आप सिर्फ 5 ml डाल सकते हैं, तो 5 ml के 5 ml सोल्यूशन में आपको जो है पार्टिकल को जब आप डालते हैं तो वो उस अपनी जगह लेगा और बहुत क्लोज स्ट्रक्चर अगर बनाता है तो वहां भी आपका आइडियल बिहेवियर से डेविएशन के चांसेस हो। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन आयंस एंड मॉलिक्यूल्स आर डिमिनिश्ड। इनके बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है वो जो है डिमिनिश कर जाता है। इससे क्या होगा कि आपका जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है और एब्जॉर्प्शन जो है कैपेसिटी वो थोड़ी सी जो है चेंज कर जाती है, उसको अफेक्ट करता है। डिसोसिएशन अगर होता है या रिएक्शन हो गया, सॉल्वेंट से ही रिएक्शन हो गया, अगर मान लीजिए आपने उसको अल्कोहल में मिलाया, वो अल्कोहल के साथ ही रिएक्शन कर गया, तो वहां भी ये लॉ जो है क्या करता है, आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देता, बिहेवियर दिखाएगा, शिफ्टिंग दिखाएगा, आइदर दिस साइड और दिस साइड। तो हम वहाँ एक बार अगर इस तरह का लीनियर रिलेशन नहीं आ रहा है तो हम ये समझ जाएंगे कि हमने जो बनाया है उसमें कुछ न कुछ फ्लॉ है और हमको उसको दोबारा से करना पड़ता है सही कंसंट्रेशन लेकर के। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट का अपना जो रिजोल्यूशन है, जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो है या कोई इंटरफेरेंस है, ये ऐसी चीजें हैं जो कि इंस्ट्रूमेंट के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं। उनमें से कुछ ये हैं कि हाईली कंसंट्रेटेड अगर लीजिए, जैसे 0.01 मोल का जो है ऑप्टिमल मेजरमेंट है, अब आप 0.01 से ऊपर ले लीजिए, उससे बहुत नीचे ले लीजिए, बहुत ज़्यादा ले लीजिए, तो वो क्या करेगा कि आपके जो मेजरमेंट में जो आपका पीक है और बाकी चीज़ें हैं उनको बिल्कुल ही ड्रास्टिकली चेंज कर देगा, ठीक है। सॉल्ट का इस्तेमाल करें, सॉल्ट कीजिए लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत कम रखें, अगर सॉल्ट का अगर मेजरमेंट कर रहे हैं तो, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन जो है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हाइड्रोजन बॉन्ड है वाटर में और आपको उसमें जो है आप सोल्यूशन मिला रहे हैं और हायर कंसंट्रेशन है, तो जो मॉलिक्यूल का आपस का इंटरेक्शन है वो अपनी जो है इंटरेक्शन को चेंज करते हैं। तो मान लीजिए हम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे हैं और हम उसको वाटर में घुलाने की कोशिश कर रहे हैं,
तो हाइड्रोजन के साथ जब उसका लिंकअप हो रहा है और वो किसी तरह का हाइड्रोकार्बन फॉर्मेशन कर रहा है, तो वो क्या करेगा, इस तरह का इंटरेक्शन भी जो है आपके मेजरमेंट को पूरी तरह से, एक्सपेरिमेंट को बर्बाद कर देगा। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो लिनियरिटी को चेंज कर सकता है, उसको अफेक्ट कर सकता है, और ये जो है आपका कंसंट्रेशन को भी चेंज कर सकता है। अगर लार्ज कंसंट्रेशन चेंज हुआ है तो वो लिनियरिटी को चेंज कर देगा। ओवरऑल इसमें यही कहना है कि इतनी सारी बातों का कुल मिला के मतलब यही है कि जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप साल्ट का इस्तेमाल ना करें ज़्यादा, ठीक है। दूसरा कि आप कंसंट्रेशन को एक ऑप्टिमल रीजन में रखें। ऐसा नहीं कि कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो पार्टिकल जो है वो पूरी तरह से उसमें फैल जाएगा, तो आपका वो जो है इंटरेक्ट भी कर सकता है और आपको लीनियर बिहेवियर से वो डिविएट कर सकता है। हम लोग करते क्यों हैं वैसे? ये तो हो गई इंस्ट्रूमेंट की बात। इंस्ट्रूमेंट से हमें ये मिला, हमें ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट ऐसा है, ऐसा काम करता है, ये सब तो हम जानते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के सवाल ये है कि हम करेंगे ही क्यों? आखिर हमको इसको करने की जरूरत ही क्या है? यानी कि हम व्हाई डू वी मेजर यूवी विस स्पेक्ट्रम, इससे हमें फायदा क्या, क्यों करेंगे? ठीक है, और भी मेजरमेंट टेक्निक है, हम उसको करेंगे, FTIR है वो करेंगे, हम यूवी विस क्यों करेंगे? तो यूवी विस जो है उसको करने के बहुत सारे जो है फायदे हैं। बेसिकली मैं अब जो है इसका एप्लीकेशन पार्ट जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें मैं बताऊंगा कि ये कैसे कैसे कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कंपोनेंट्स, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने इथाइल अल्कोहल का एक मेजरमेंट किया, तो मुझे इथाइल अल्कोहल की पीक मिली। मैं इसको आपको ऐसे दिखाऊं, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैंने ये एक मेजरमेंट किया, एक स्पेक्ट्रम है। अब ये इथाइल अल्कोहल के लिए मैंने एक मेजरमेंट किया, ये मुझे कोई एक मिला। तो ये मेरा जो है वेवलेंथ है नीचे का, x ये वेवलेंथ है, y इंटेंसिटी। तो ये जो पीक पोजीशन मुझे मिली यहाँ इसके बीच में, ये पीक पोजीशन मिली, ठीक है। एक पीक पोजीशन मुझे यहाँ मिली और फिर करस्पॉन्डिंगली एक पीक पोजीशन मुझे यहाँ मिली। इसका मतलब ये है कि इस पूरे वेवलेंथ रीजन में, ये जो पूरा वेवलेंथ का रीजन है, इस रीजन में इस पर्टिकुलर जगह पे एब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा हो रहा है। यानी कि सबसे मैक्सिमम इस पोजीशन पे, उसके बाद अगर होगा तो यहाँ होगा, और फिर इस रीजन में आपको एब्जॉर्प्शन मिल रहा है, ठीक है। ये मैंने एक इथाइल अल्कोहल का या प्रोपेनॉल का या किसी एक कंपाउंड का कर लिया। अब मैं उसमें कोई और कंपाउंड मिला रहा हूँ, ठीक है। और कंपाउंड मिलाने के बाद मुझे क्या हुआ कि मैंने अब जो मुझे पीक मिली वो कुछ इस तरह की मिली। कुछ इस तरह की पीक मुझे मिली, ठीक है। तो इस तरह की जो पीक मिली, तो इस तरह की जो पीक मिली, अब मैं कंपेयर करना चाहता हूँ। कंपेयर करूंगा तो मैं कहूंगा कि अरे ये कैसा पीक है, एक आया, एक हम इसका यहाँ आ गया, चलो ये तो इसका था, फिर एक इसके ठीक पहले यहाँ मुझे मिल गया, चेंज कर देता हूँ, एक मुझे यहाँ मिल गया, करस्पॉन्डिंगली यहाँ मिल गया, और फिर ये इसका। इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन था उसका तो मुझे मिला ही, साथ ही साथ मुझे अब जो है एक यहाँ मिला, उसके बाद मुझे यहाँ मिला, ये और ये।
तो ये जो है मेरा क्या होगा, उस केमिकल का होगा जो मैंने इस पर्टिकुलर इथाइल अल्कोहल या प्रोपेनॉल जो भी है ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैंने मिलाया था। तो ये जो पीक मुझे बता रहे हैं, ये इनकी पोजीशंस बता रहे हैं कि इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे आपको इनका मिला। ठीक है, तो इस तरह से हम जानकारी दे सकते हैं और ये जो है हमें बताते हैं कि आपका कंसंट्रेशन में इम्प्योरिटी है नहीं है, अगर है तो कितना है, क्या है, कैसे। तो सॉल्वेंट में हम प्योरिटी आसानी से चेक कर सकते हैं। ये क्वांटिफाई करने के लिए भी इस्तेमाल किया। तो जैसे मैंने बताया कि अब्जॉर्बेंस की पीक वैल्यू से हम सैंपल के कंसंट्रेशन को पता कर सकते हैं। अच्छा, पीक पोजीशन जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शनल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ है या सी डबल बॉन्ड सी है या सी सिंगल बॉन्ड सी है, तो ये जो पर्टिकुलर है ये एक खास वेवलेंथ पे ही एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसा नहीं कि जब हम स्पेक्ट्रम लेंगे तो पूरे स्पेक्ट्रम में हमको इनकी पीक्स दिखेगी, नहीं, ये किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे ही अपने आप को एक्साइट करते हैं और हमें वो देखना होता है। तो पोजीशन जो है वो इनकी फिक्स होती है। जैसे मान लीजिए कि किसी फंक्शनल ग्रुप का फिक्स है कि 230 से 250 के बीच में ही आएगा। अब आपको किसी को 210 पे मिल रहा है या किसी को 270-80 पे मिल रहा है, तो वो इस फंक्शनल ग्रुप का नहीं है, वो कुछ और हो सकता है। आपको इस पर्टिकुलर का मिलेगा तो 230 से 250 के बीच में ही पीक मिलेगा, तो वो हम आसानी से क्वांटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आपके पास प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, आप इसमें आप इनके मेल्टिंग पॉइंट को बता सकते हैं। अब बता सकते हैं कि प्रोटीन का या न्यूक्लिक एसिड का या और भी कोई बायोलॉजिकल सैंपल है, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है। तो वैसी सूरत में आपको जितने भी मेजरमेंट लेने होंगे, मेजरमेंट में आपको टेम्परेचर को हर बार बढ़ाना होगा। जैसे अभी आपने रूम टेम्परेचर पे 20 डिग्री, अब आप उसके बाद 50 डिग्री पे लीजिए, 70 डिग्री पे लीजिए, 90 डिग्री पे लीजिए, 100 डिग्री पे लीजिए, तो आप करस्पॉन्डिंगली टेम्परेचर बढ़ाते जाइए और साथ साथ मेजरमेंट करते जाइए। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा, आपको पीक इंटेंसिटी में या पीक के ब्रॉडनिंग में, इनमें आपको फर्क दिखेगा। कभी कभी पोजिशन में भी फर्क दिखता है, तो वो आपको बताएगा कि आपका जो टेम्परेचर के साथ वेरिएशन कैसे है, और फिर आपको पता चलेगा कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है। इसका इस्तेमाल हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन में भी करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन में करने के लिए हमें इसे फंक्शन ऑफ टाइम के हिसाब से करना है। अभी लिया, फिर 10 मिनट बाद लिया, फिर 10 मिनट बाद लिया, रेगुलर इंटरवल के बाद हम लेते हैं और उसके बाद हम उस डेटा को एक के ऊपर एक प्लॉट करते हैं। जो डिफरेंस होता है वो हमें दिख जाता है और वो हमें बताता है कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। इस रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग काइनेटिक रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, और फाइनली जो पीक पोजीशन है, प्रोफाइल ऑफ द पीक है, उससे हम ये इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि लोकल एनवायरनमेंट कैसा है, यानी कि लाइट जब पास कर रही है तो वो वहाँ पर का एनवायरनमेंट कैसा है, यानी कि आपका सोल्यूशन है, सोल्यूशन के साथ कंसंट्रेशन कैसा है, सोल्यूशन में आपका पार्टिकल कैसा बिहेव कर रहा है, पार्टिकल डिसोसिएटेड तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा क्लस्टरिंग हो गई है, कुछ एक जगह मॉलिक्यूल ज्यादा जमा है, एक जगह डिस्पर्स्ड है, ऐसा तो नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं और इसके लिए हमें पीक की ब्रॉडनिंग या पीक की शिफ्टिंग, इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है, ये चेक करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि किसी का कहा गया कि भाई इसका पीक पोजीशन 560 नैनोमीटर पे आएगा। अब आपने सामान में सैंपल का स्टैंडर्ड ले लिया और आपको पता है कि 560 पे आएगा। अब आपने उसमें क्या किया, केमिकल घोला, तो हुआ क्या कि कुछ जो है केमिकल गुट्ठे में कहीं रह गया, कुछ केमिकल जो है पूरी तरह से डिस्पर्स हो गया, कुछ केमिकल क्या हुआ, पूरी तरह से डिजॉल्व हो गया। अब जब आप मेजरमेंट ले रहे हैं तो वो 560 पे नहीं है, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, 570 पे चला गया। इंटेंसिटी जो है शार्प होनी चाहिए थी, पीक शार्प होना चाहिए था, शार्प ना होकर के पूरा एक ब्रॉड कर्व बना। तो हम उससे इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि भाई ऐसा है कि इसका लोकल एनवायरनमेंट इस तरह का है।
क्वालिटेटिव एनालिसिस, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो एक एग्जांपल जैसे आप बायोलॉजिकल सैंपल के लिए देख सकते हैं, डीएनए है, आरएनए है, इसके लिए देख सकते हैं आप। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है ऑलिव ऑयल में, उसको देख सकते हैं। एक्चुअली मैं आपको ये बताऊं कि ऑलिव ऑयल जितना भी प्रोड्यूस होता है उसकी क्वालिटी चेकिंग के लिए यूवी विस्क स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके लिए बाकायदा यूरोप में एक कमीशन है जो इसके क्वालिटी लेवल को चेक करती है। उनका एक सर्टेन स्टैंडर्ड रेफरेंस बना हुआ है कि भाई ऑलिव ऑयल का जो पीक पोजीशन है वो इस पर्टिकुलर 3 जगह आएगा। और जो कंपनी बना रही है जब वो क्वालिटी चेक करती है तो उसका अपना पैरामीटर ये होता है कि इन पीक्स को और हमारा जो सैंपल हम मेजरमेंट कर रहे हैं उनको एग्जैक्टली ओवरलैप होना चाहिए, तो वो एक अच्छी क्वालिटी बता रहा है। अगर ओवरलैप नहीं है, शिफ्टेड है, इसका मतलब ये है कि उसके प्रोसेसिंग में, उसके एक्सट्रैक्शन में कुछ इम्प्योरिटी रह गई है जिसको कि फिल्टर करना होगा या जिसको सेपरेट करना होगा, या इसकी क्वालिटी ऐसी नहीं है जो हम भेज सकते हैं। तो आप उसमें देखेंगे कि लिखा रहता है, जब भी देखिएगा तो लिखा रहता है एक्स्ट्रा वर्जिन, यानी कि उसमें जो है उसकी क्वालिटी और ज्यादा प्योर है, और इसको हम लोग यूवी विस्क स्पेक्ट्रोस्कोपी से मॉनिटर करते हैं। अब जैसे मैं एक बहुत कॉमन से एग्जांपल की बात करूँ, तो हम सभी जानते हैं कि प्लांट में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल जिससे कि प्लांट ऑटोट्रॉफ होता है। अब अगर आप इसमें से किसी एक पत्ते को लीजिए और पत्ते के लेने के बाद जो है अगर आप उसका यूवी विस्क स्पेक्ट्रा देखते हैं तो आप देखेंगे कि वायलेट में, ब्लू में और रेड रीजन में इनका स्पेक्ट्रम जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इस रीजन में अगर आपको पीक दिख रही है तो ये एक शार्प पीक है। ये शार्प पीक जो है 400 के आसपास का है, 400 410-20 के आसपास का होगा। आप देख रहे हैं इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है, ये वायलेट रीजन। उसके बाद ये जो है आपका करस्पॉन्डिंगली रेड रीजन के आसपास, और फिर ये ब्लू रीजन। तो आप जब देखेंगे तो कहेंगे कि इसका जो यूवी विस्क स्पेक्ट्रा होगा वो इस तरह का आपको दिखना चाहिए। अब अगर उसमें आप उसके ऊपर कोई केमिकल हल्का सा लगा दीजिए, पॉलिश कर दीजिए किसी केमिकल से, उसके बाद अगर आप देखिए कहीं पर तो आपको ये पीक्स तो दिखेंगे, ये स्पेक्ट्रा तो दिखेगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको उस पर्टिकुलर पॉलिशिंग का जो है उसका भी कुछ एक्स्ट्रा पीक यहाँ आसपास में आपको दिख जाएगा। तो आप कहेंगे कि भाई यहाँ पे इम्प्योरिटी है, ये इसका मेन नहीं है, इसके साथ साथ कुछ और भी। कार्तिक, थोड़ा सा अगर आप फास्ट जा सकते हैं तो थोड़ा फास्ट करना, हाँ मैम ये लास्ट पे ही है, क्योंकि ज्यादा ही 15 मिनट का इंटरैक्टिव सेशन भी जरूरी है। ठीक है मैम। तो अब ये जो है कि मैंने क्वालिटेटिव हो गया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए जो है आप कंसंट्रेशन डिटरमिन कर सकते हैं जो कि बियर्ड लैम्बर्ट लॉ के ऊपर बेस्ड है। अब आप मैं उसमें बताऊं कि कंसंट्रेशन डिटरमिनेशन में जैसे आप मेटल आयरन है, कॉपर है, निकल है, अगर किसी में मिला हुआ है उसको चेक करने के लिए आप यूवी विस्क इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रेट, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, इन सबको आप कर सकते हैं। और इनके लिए जो मार्केटिंग सेगमेंट है कि कौन सा सेगमेंट है मार्केट का जो इनको इस्तेमाल करता है, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी बहुत ज्यादा, कभी वो आइबुप्रोफेन के लिए, कभी वो आपको जो है पैरासीटामोल के लिए, और जब बनाते हैं और उनकी क्वालिटी चेकिंग होती है तो उसमें उनके जो आप देखेंगे कि पीछे लिखा रहता है कंपोजिशन, तो कंपोजिशन वो उतना है कि नहीं वो स्टैंडर्ड से रेफर करते हैं। तो जैसे फार्मा है, वाटर है, फूड एंड बेवरेजेस है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, इन सब जो है जो सेगमेंट है, मार्केट सेगमेंट है, ये जो है कंसंट्रेशन डिटरमिनेशन को प्रेफर करते हैं और यूवी विस्क के प्रिंसिपल में। मॉनिटरिंग एनालिसिस, एनालिट या कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में अगर आप देखें तो एंजाइम काइनेमेटिक्स है जिसमें डिटरमिनेशन ऑफ कैटलिस्ट है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज कैटलिस्ट है, ऑक्सीडेशन ऑफ बीटा डी ग्लूकोज है बाय ऑक्सीजन 725 टू और 415 नैनोमीटर पे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस है। ये सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है अपना इस्तेमाल करते हैं, और ये सारे जो हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन पे, या आप कह सकते हैं कि यूवी विस्क स्पेक्ट्रा विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो होता है उनको उनके लिए जो है वो पर्टिकुलर प्रोसेस ये लोग जो है प्रेफर करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। ये जो है बियर्ड लैम्बर्ट लॉ के इक्वेशन के ऊपर में बेस्ड।
फूड बेवरेजेस में भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है क्वालिटी प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन के लिए। जैसे मान लीजिए कोई फ्रूट जूस है, उसकी कंसंट्रेशन चेक करनी है, तो उसमें वाटर को एक अलग ले लिया और फिर एक कंसंट्रेशन को ले लिया और देख करके मिला लिया इस तरह से। या पैकेजिंग और स्टेबलाइजर्स है जो कि आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जिसको आप रखना चाहते हैं, तो उनका टेम्परेचर के साथ या आपका टाइम के साथ जो है वो देखते हैं। मेडिकल साइंसेज में भी ब्लड और यूरिन सैंपल्स के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है, ब्लड में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो आप उसमें भी इसको HPLC के साथ भी मर्ज करके देखा जा सकता है, वो भी इसका एक एप्लीकेशन है। एक मैं पार्टिकुलर मैं बताना चाहूंगा इसमें बायोलॉजी रिलेटेड के निकोटीन अमाइड फूड बेवरेजेस में, ठीक है, इसको पता करने के लिए यानी NADPH जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है, सारे सेल्स में पाया जाता है और इसमें एरोमेटिक रिंग्स होते हैं। तो इसको ये जो है अल्ट्रावायलेट रेंज को लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर आप इनको जब रन कराइएगा तो आपको 260 के ऊपर नैनोमीटर के ऊपर में आपको बहुत शार्प पीक। अब ये पीक जो है अगर बहुत ज्यादा डेविएट कर गया, इसका मतलब है कि इसमें इम्प्योरिटी है। और अगर ये जो है आपका ये किसी चीज में भी अगर मौजूद है तो आपको 260 के अगर पीक और आपको शक है कि ये NAD+ हो सकता है, तो आप उसको UV विज से चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक लाइव एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जो आपका सनस्क्रीन होता है जो इस्तेमाल किया जाता है आमतौर से सन के अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्शन करने के लिए, इसका इस्तेमाल भी यूवी के A और B रीजन में जो कि 280 से 400 नैनोमीटर के बीच में होता है, यानी कि मिड टू नियर विजिबल रीजन में इसको जो है चेक किया जाता है, इसका जो है जो भी है। और ये देखा जाता है कि इसमें जो डायटोमिक ऑक्सीजन है वो ब्लॉक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जो ओजोन से जो ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन है वो ब्लॉक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो कि हमें जिसकी पीक्स जो है 280 से 280 नैनोमीटर के बीच में या 100 से 200 नैनोमीटर के बीच में पाई जाती है। तो अगर जो सनस्क्रीन लोग जो बनाते हैं तो वो बोलते हैं यूवी प्रोटेक्टेड है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने पहले अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन में देखा है कि क्या इन्हें हम ट्राइएटॉमिक या डायटॉमिक ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है उसको हम रोक पा रहे हैं कि नहीं रोक पा रहे हैं। अगर हम रोक पा रहे हैं दैट मींस इट इज गुड, अगर नहीं रोक पा रहे हैं इसका मतलब है कि हमने जो बनाया है उसमें कुछ कमी है, कोई भी वो सीधा सीधी प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। बाकी प्यूरिन पायरिडामाइन में जो है ये किया जाता है, ये भी 260 पे मिलेगा। न्यूक्लिक एसिड में प्यूरिटी के लिए देखिएगा अगर तो ये भी 260 पे मिलेगा और ये 280 पे एब्जॉर्ब करता है। और भी इसके बायोलॉजिकल हैं, और सब जो है एब्जॉर्बेंस के ऊपर में बेस्ड, रिफ्लेक्शंस के ऊपर में कम बेस्ड। ये दो जो है आप रेफर कर सकते हैं, ये दो जो है वेबसाइट है जहां आप अगर आप जाते हैं तो पर्टिकुलरली बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस के लिए या बायोमेडिकल एप्लीकेशंस के लिए आप इसका इस्तेमाल आप इसको पढ़ सकते हैं। और फिर अगर कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू मैम। अनम्यूट करो प्रीति, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। आदत नहीं हुई है ना ऑनलाइन की। थैंक यू कासिफ। थैंक यू मैम। इंटरैक्टिव क्लास थोड़ी देर का होगा, बच्चों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो हैंड रेज कीजिए, आपका जवाब कासिफ देंगे। किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हैंड रेज कीजिए, फिर ज्योतिष जी अनम्यूट कर दीजिएगा। हाँ ठीक है मैम। श्वेता, आपको क्वेश्चन पूछना है? श्वेता, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी स्टूडेंट? संजीव कुमार, ask your question. Sanjeev Kumar, unmute yourself and ask your question. नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर my question is कि only immiscible substances का ही केवल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कर सकते हैं? इससे एक बार फिर से बोलिए। मतलब
केवल मिस्चेबल सबस्टांसेस का ही, इमिस्चेबल सबस्टांसेस का नहीं कर सकते हैं? नहीं, देखिए ज्यादातर जो है वो इसमें लिक्विड मोड में किया जाता है, तो जो चीजें मिक्स हो सकती हैं बहुत